हेलो दोस्तों, आज मैथमेटिकल लॉजिक का आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। फिर इसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालना आता है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है ना। तो आगे का पार्ट है हमारा, हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारा सेकंड एक्सरसाइज डिपेंडेंट है, तो वो है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहा जाता है लॉजिक के अंदर। फिर इसके बाद में लॉजिकल इक्विवेलेंस, फिर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, सारी की सारी चीजें सारी की सारी चीजें रिलेटेड है स्टेटमेंट पैटर्न के, स्टेटमेंट पैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहा गया है, देखिए इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहते हो तो स्टेटमेंट पैटर्न बेसिकली एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, लेकिन बड़ा वाला कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट को जब डिफाइन किया था, तब कंपाउंड स्टेटमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स है, और उनको अगर आप लॉजिकल कनेक्टिव, एक लॉजिकल कनेक्टिव से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आप दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को वन लॉजिकल कनेक्टिव से अगर आप ज्वाइन करते हो, तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन जब आपके पास लॉजिक स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उनको ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स भी एक से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका वो बड़ा बन जाता है। तो उसको उन्होंने कंपाउंड स्टेटमेंट कहने से बेहतर समझा कि उसको स्टेटमेंट पैटर्न कहा जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास थ्री स्टेटमेंट है, और थ्री स्टेटमेंट को आपने जोड़ा है कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर लॉजिकल कनेक्ट एक ही यूज हुआ है, दो बार हुआ है लेकिन एक ही यूज हुआ है, तो हम इसको भी स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इससे रिलेटेड है कि आपके पास दो स्टेटमेंट है और एक लॉजिकल कनेक्टिव है, तो आप उसको कंपाउंड स्टेटमेंट को, आप इसको भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बस आपको स्टेटमेंट को जोड़ना है, और जोड़े हुए स्टेटमेंट जो होते हैं उनको कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर दो ही स्टेटमेंट है, एक लॉजिकल कनेक्टिव, तो आप उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कह दो। और दो से ज्यादा स्टेटमेंट है, लॉजिकल कनेक्टिव भी ज्यादा है, तो उसको स्टेटमेंट पैटर्न कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्टेटमेंट पैटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लॉजिकल कनेक्टिव आए हैं, 1 2 एंड 3। ये इम्प्लीकेशन है, ये डिसजंक्शन है, और ये डबल इम्प्लीकेशन है, बाय कंडीशनल। तो 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स है एंड 4 स्टेटमेंट है आपके पास। सो 4 स्टेटमेंट्स एंड 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो इनसे जो बना है, तो इसको कंपाउंड स्टेटमेंट ना कहते हुए हम लोग कहेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न। और ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और उन स्टेटमेंट्स को कितने भी लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा जा सकता है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट पैटर्न को नोटेशन डिनोट करने का भी तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट पैटर्न है, वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ती स्टेटमेंट पैटर्न को नोटेशन देने की। हम ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न को, जैसे मान लीजिए कि हमें दो स्टेटमेंट पैटर्न को उनका इक्विवेलेंस देखना है, तो हम S1 S2 ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए इस स्टेटमेंट पैटर्न को आपको डिनोट करना है, तो आप कैपिटल S फॉर स्टेटमेंट पैटर्न, और ब्रैकेट के अंदर कितने इसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, तो उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे PQRS। तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो इस नोटेशन से बस इतना समझ में आता है कि एक स्टेटमेंट पैटर्न है जिसके अंदर 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है। लेकिन ज्यादातर इसका यूज होता नहीं है, कहीं पर भी नहीं होता। ठीक है, हम लोग अगर किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न को हमें नोटेशन देना है, तो हम उसको S1 बोल देते हैं। तो S1 मतलब ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, S2 मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में। अब जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल निकालते थे, वैसे ही आपको स्टेटमेंट पैटर्न का भी तो ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा।
देखो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता था, आपके पास 5 अलग अलग तरीके के कंपाउंड स्टेटमेंट थे। और क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि दो ही स्टेटमेंट्स देखे थे, और उन दो स्टेटमेंट्स को लेके जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है और लॉजिकल कनेक्टिव को लेके, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे निकाला जाएगा ये हम लोगों ने देखा था। तो जब आपके दो स्टेटमेंट होते हैं तो उनकी 4 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। जैसे वो दोनों भी ट्रू रहेंगे, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। तो हर सिचुएशन में आपका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखते थे, एक लॉजिकल कनेक्टिव और दो स्टेटमेंट पैटर्न वाले, सॉरी, दो स्टेटमेंट वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखते थे, तो उसका ट्रूथ टेबल निकालने के लिए आपके पास 4 रोज होती थी, क्योंकि आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज होती थी, ठीक है। और फिर उनमें से जो भी पॉसिबिलिटी, उनमें से कोई भी एक ट्रूथ वैल्यू हो सकती है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम, आपके पास पी एंड क्यू, ये कंजंक्शन है, आपको पता है, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट्स हैं तो आप पी एंड क्यू ले रहे हो, और तीसरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका वो पी एंड क्यू है। तो पी और क्यू, इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स। अब आपको पता है कि एंड में क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो एंड जब लॉजिकल कनेक्टिव होता है तब क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही स्टेटमेंट ट्रू होता है, अदरवाइज बाकी केसेस में फॉल्स होता है। तो जब आपके सामने स्पेसिफिकली स्टेटमेंट नहीं दिए हुए हैं, तब आपको पता है आप कैसे, मुझे आप बताइए, अगर मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, मैं अगर आप सिर्फ आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि पी एंड क्यू और आर, इसका ट्रूथ वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे कि भैया हमें पहले ये बताओ पी क्यू एंड आर, इनका ट्रूथ वैल्यू क्या है। क्योंकि इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, या फिर थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न, इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा इनके कंपोनेंट्स के ऊपर। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर ये एग्जांपल भी तो देखे हैं कि अगर p का वैल्यू मान लीजिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, q का फॉल्स है और r का ट्रू है। ऐसे एक एग्जांपल था ना कि p q ट्रू है और r एंड s फॉल्स है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न या कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बताइए। तो जब तक आपको दिए गए कंपोनेंट स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू नहीं पता होते, तब तक आप उसके कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो जब चीजें अननोन होती है तब आपको पूरा ट्रूथ टेबल निकालना होता है। मतलब अगर आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू नहीं पता है तो आप पूरा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, और आप बताएंगे कि इनमें से कोई भी इसका ट्रूथ वैल्यू हो सकता है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का इनमें से कोई भी एक ट्रूथ वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आपके सामने कोई स्टेटमेंट पैटर्न आता है तो काफी बड़ा होता है स्टेटमेंट पैटर्न, उसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं 3, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा उसके अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स मैक्सिमम 3 रहेंगे, 4 तो कभी आया नहीं फोर्थ वाला, तो 2 या 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे, लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे मान लीजिए ये पी एंड क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट था, ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ट्रू कब होगा, जब उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट इस तरीके के होंगे, और फॉल्स कब होगा, जब उसके कंपोनेंट्स इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी बताते हैं। अब यहाँ पर भी वही होता है, जब आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू निकालना है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है उनका ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो अगर वो आपको पता है, तो हम लोगों ने जैसे एक्सरसाइज के अंदर ट्रूथ वैल्यू निकाला था कंपोनेंट, जब आपको पता था एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर हमें पता था कि पी एंड क्यू आर ट्रू एंड आर एंड एस आर फॉल्स, तो नीचे दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालिए। तब आप लोग पी क्यू आर एस जो भी स्टेटमेंट थे उनकी जगह उनकी ट्रूथ वैल्यू रखते थे, और फिर ओरिजिनल कंपाउंड स्टेटमेंट के हिसाब से उसको सॉल्व करते हुए आप उसका ट्रूथ वैल्यू निकालते थे। तो वैसे अगर आपको पी क्यू आर एस का ट्रूथ वैल्यू पता है तो आप इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर पता ही नहीं है ट्रूथ वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा कि भैया इसके ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही रहेंगे, लेकिन पी क्यू आर एस की जो भी कंडीशन रहेंगी उसके हिसाब से ये आएंगे, ठीक है। तो मेन जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटमेंट पैटर्न से रिलेटेड, तो इसके अंदर यही है कि आपको दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकालना आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल आप लोग सही तरीके से निकालते हो तो ये आगे की चीजें लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीन्यूअसी में कोई दम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब रूल देखते हैं स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकालने के, ठीक है।
तो कंपाउंड स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रूल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट होते थे, एक लॉजिकल कनेक्टिव होता था। लेकिन अब स्टेटमेंट पैटर्न में काफी चीजें बढ़ने वाली है, तो क्या कुछ रूल बनाए जा सकते हैं कि जिसकी हेल्प से हमें ट्रूथ टेबल निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल, स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकालते हुए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए, जब भी आप ट्रूथ टेबल निकालते हो तो आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल निकाला, तो आपके पास क्या है, आपके पास 3 कॉलम्स बने थे, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये 3 कॉलम्स थे। आपके पास रोज कितनी थी, तो टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ। तो आपके पास ये 4 रोज थी, 1 2 3 एंड 4 रोज थी। तो याद रखना है आपको कि आपके नंबर ऑफ रोज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटमेंट पैटर्न। जब आप स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकाल रहे हो, तब नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी ये कैसे पता चलेगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे। ठीक है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप ट्रूथ टेबल निकालते हो। तो नंबर ऑफ रोज होगी 2n, और इसके अंदर n क्या है वो मैं नीचे लिखता हूं। n है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स है आपके स्टेटमेंट पैटर्न में, कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है आपके स्टेटमेंट पैटर्न में। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आप देखेंगे 2 स्टेटमेंट्स है, तो 2 कितना होता है 4, तो इसके अंदर 4 रोज है। अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न में 3 स्टेटमेंट्स आते हैं तो 2 8 रोज होंगे। ठीक है, किसी स्टेटमेंट पैटर्न में अगर 4 स्टेटमेंट्स होते हैं तो 2 दैट इज 16 रोज होंगी उस ट्रूथ टेबल की। और बात करेंगे अगर कॉलम्स की, तो टोटल कॉलम्स कितने होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो होता है m + n। अब m क्या है, तो m है नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जब मैं नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स बोल रहा हूं तो उस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में आपको कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स दिख रहे हैं। अगर एक लॉजिकल कनेक्टिव 2 बार रिपीट हुआ है तो आपको वो भी गिनना है। ऐसा नहीं कि कितने डिफरेंट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव, मैं बोल रहा हूं कि उस स्टेटमेंट पैटर्न में जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव कनेक्टिव्स आएंगे उसको हम m बोल रहे हैं। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट मिला के बनता है नंबर ऑफ कॉलम, उतने कॉलम उस ट्रूथ टेबल में आएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 स्टेटमेंट्स है और एक लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब 2 + 1। ठीक है, तो 1 + 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले लॉजिकल कनेक्टिव बोला, तो 1 + 2 कितना बनेगा 3। सो देखिए 1 2 3 कॉलम्स आए हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, एक स्टेटमेंट पैटर्न लेता हूँ और उसको आपको जज करना है कि उसके अंदर कितने रोज एंड कॉलम आ सकते हैं। ठीक है, सो P एंड Q, Q and Q implies R and P और R। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पैटर्न है। अब इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स आए हैं, तो P, Q एंड R, ये 3 स्टेटमेंट्स है। अब स्टेटमेंट को ऐसे नहीं गिनना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि P तो एक ही स्टेटमेंट है, Q भी एक ही स्टेटमेंट है और R भी एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट्स तो कितने डिफरेंट स्टेटमेंट है ये आपको देखना है। तो P, Q एंड R 3 ही स्टेटमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 दैट इज 8। अब लॉजिकल कनेक्टिव आपको गिनने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एंड 2 बार आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार आया है तो उसको एक बार नहीं गिनना है, जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव इसके अंदर दिख रहे हैं हर किसी को गिनना है आपको। सो 1 2 3 4 एंड 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, तो 5 कॉलम बनेंगे। तो जब भी मुझे इसका ट्रूथ टेबल निकालना है तो रोज बनेंगी कितनी, रोज बनेंगी 8 रोज। ठीक है, और कॉलम्स कितने बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे, देखिए स्टेटमेंट्स कितने हैं, स्टेटमेंट्स है 3। सो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ रोज, सो 2 दैट इज 8, और नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे m + n। तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स को। कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स इसके अंदर 5, और स्टेटमेंट्स कितने हैं 3, सो 5 + 3 8। सो रोज भी 8 होंगे और कॉलम भी 8 होंगे। जब मैं रोज की बात करता हूं तब शुरुआत में सबसे पहले तो मैं P, Q एंड R लिखूंगा 3 स्टेटमेंट्स। तो इस वाले को फर्स्ट रो नहीं बोलना है आपको,
ठीक है, ये रो में नहीं आएगा। रो जब मैं बोलता हूँ, जब आप इन स्टेटमेंट्स का, कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, अलग अलग ट्रूथ वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसको मैं रो बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट रो बन गया, ये सेकंड रो बन गया, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रो में नहीं आएगा आपके। ठीक है, चलिए, तो अब एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जब आपके पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं तब कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं ट्रूथ वैल्यूज के, तो वो आपने देखे टीटी, टीएफ, एफटी एंड एफएफ, और वही सीक्वेंस है। लेकिन जब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनके लिए आपको कैसे करेंगे आप, तो उनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज तो बनेगी 8 रोज का मतलब 8 पॉसिबिलिटी। लेकिन वो 8 पॉसिबिलिटीज आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये भी तो सोचना है आपको। तो देखिए, आपने प्रोबेबिलिटी सीखा है 10th के अंदर, तो जब आप लोग प्रोबेबिलिटी सीखते थे या फिर 11th में भी सीखा है या फिर नहीं सीखा होगा, देखेंगे बाद में। तो प्रोबेबिलिटी जब आप लोग सीखते थे तो उसके अंदर 3 कॉइन्स को टॉस करने का सवाल आता था। तो जब आप 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हो या 1 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हो, तब आपका आउटकम क्या आता है, तो वो कितने डिफरेंट आउटकम आ सकते हैं। जब 3 बच्चे एक साथ 3 कॉइन्स को उछाल रहे हैं, तो जब नीचे गिरेंगे तो क्या आ सकता है, तो तीनों के इस पर हेड 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 आ सकता है, या फिर हेड हेड टेल, या फिर ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज, आपको पता है 8 पॉसिबिलिटीज। और वो आप लोग कैसे निकालते थे, 8 पॉइंट्स आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा ना कि कैसे आप उसको लिखते हो। तो बस वही तरीका आपको यूज करना है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखते समय। क्योंकि देखो, वहां पर भी एक सिक्का जब आप उछालते थे तब 2 ही पॉसिबिलिटी बनती थी, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आता था। अब यहाँ पर जब आपके सामने 1 स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो एक स्टेटमेंट की 2 पॉसिबिलिटी है, जैसे 1 कॉइन को 2 साइड्स थी, दोनों में से एक आ सकता था, वैसे यहाँ पर है। तो इसलिए देखो, जब आप P, Q एंड R के लिए वो 3 पॉसिबिलिटीज लिख रहे हो, तो उसको आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन से, देखिए, या तो तीनों ट्रू रहेंगे तो T T T, फिर क्या करना है, लेफ्ट से चेंज करते आना है। सो T T F रहेगा, या फिर रहेगा T F T, या फिर रहेगा F T T। ठीक है, ये हो गए 4। अब फिर से 3F लिखना है आपको, और फिर से लास्ट से चेंज करते हुए आना है। सो F F T, फिर F T F, और लास्ट में आएगा T F F। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें से आपको कोई भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, और ये 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो जब भी आप 3 स्टेटमेंट्स वाला ट्रूथ टेबल निकालेंगे तो इस सीक्वेंस को याद रखना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि अगर सीक्वेंस, देखो, अगर आप सीक्वेंस से नहीं याद रखते हो तो हो सकता है कि आप एक ही पॉसिबिलिटी को 2 बार लिखें। जैसे ये पॉसिबिलिटी है, इसी को आप नीचे लिख रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो फिर उसका क्या मतलब आएगा। तो 3 स्टेटमेंट्स की कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, उसके हिसाब से आपको ट्रूथ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, ये सारे नतीजे जो है वो इसी ट्रूथ टेबल के ऊपर आते हैं। इसलिए स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल सही तरीके से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, सो ये तो हुआ स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में समझ में आ गई है चीजें। स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहा जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसका नोटेशन देखा हम लोगों ने। फिर स्टेटमेंट पैटर्न का भी ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए आपको, अगर स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर के स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉस यूज करके हम उसका ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू नहीं पता होता है, ऐसे समय में आप पूरा ट्रूथ टेबल निकाल के उनके सामने रख देते हो कि भैया ये सारी पॉसिबिलिटी है, आप देख लो कि आपको जो भी देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में। अब ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो आप लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ूंगा। अब जो स्टेटमेंट पैटर्न है हमारा, उसी से रिलेटेड है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, कॉन्टिजेंसी मैंने हटा दिया यहाँ से गलती से, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा उसका नंबर तब बता दूंगा। अब बेटा, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या, किसको कहा गया है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस ये जो टर्म है ये यूज किया जाता है रिलेटेड टू स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं तो क्या वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग, मतलब इस चीज को हमें प्रूव करना होता है कि 2 स्टेटमेंट पैटर्न है और वो 2 स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये कैसे बताया जाएगा, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहा जाता है 2 स्टेटमेंट पैटर्न को,
तो मान लीजिए S1 एक स्टेटमेंट पैटर्न है और S2 एक स्टेटमेंट पैटर्न है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहा जाते हैं? जब S1 का आप ट्रूथ टेबल निकालेंगे और S2 का आप ट्रूथ टेबल निकालेंगे, ठीक है? तो इस ट्रूथ टेबल में लास्ट कॉलम की एंट्रीज, लास्ट कॉलम की एंट्री और इसमें भी लास्ट कॉलम की एंट्री अगर मैच होती है, इफ दिस मैचेस, ये अगर मैच करती है, तब हम बोलते हैं कि S1 एंड S2 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो जब ये S1 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, S2 लिखा जाता है, तो इसको पढ़ते कैसे है? S1 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं मैं। मान लीजिए कि आपके पास एक लॉजिकल एक स्टेटमेंट पैटर्न है P एंड Q और Q, और दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, ये लेता हूँ मैं P इंप्लाइज Q। अब ये कंपोज स्टेटमेंट है लेकिन मैं इसको स्टेटमेंट पैटर्न बोलता हूँ, और एक दूसरा मेरे पास है नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है? अब ये दो स्टेटमेंट पैटर्न है मेरे पास। अब इन दो, इसको मैं S1 बोल देता हूँ, लेट दिस इज डिनोटेड बाय S1 एंड दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज डिनोटेड बाय S2। अब मुझे चेक करना है कि ये दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो ट्रूथ टेबल तो एक ही बनाना होता है जिसके अंदर इन दोनों के सेपरेट कॉलम्स रहेंगे, ठीक है? तो अलग अलग ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है आपको, क्योंकि अगर आप अलग अलग ट्रूथ टेबल बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए इसका ट्रूथ टेबल अलग बना रहे हो P इंप्लाइज Q, ठीक है? और आप यहाँ पर P और Q की पॉसिबिलिटीज लिख रहे हो T, TF, FT एंड FF, और फिर इससे रिलेटेड ट्रूथ टेबल आपका आएगा TF, TT, ठीक है? और ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल, तो आपने इसको लिख दिया। अब आप दूसरा ट्रूथ टेबल फिर से बना रहे हो PQ और निगेशन ऑफ P और फिर निगेशन ऑफ P और Q, इस तरीके से, ठीक है? तो अब अगर आप यहाँ पर P और Q के ये सारे पॉसिबिलिटीज लिखते समय अगर आप थोड़ी गड़बड़ कर देते हो, मतलब इनका सीक्वेंस नीचे ऊपर करते हो, जैसे TT मैंने लिखा है, फिर मैं लिख रहा हूँ FT, और फिर मैं लिख रहा हूँ TF, और फिर मैं लिख रहा हूँ FF। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों की जगह यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, तो इसका जो लास्ट कॉलम है, ये इस स्टेटमेंट पैटर्न का जो लास्ट कॉलम है, उसकी जो एंट्रीज है 4 एंट्रीज आएगी, तो ये इससे मैच करेंगे आप तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए क्यों गलती हो जाएगी? क्योंकि देखो इस पॉसिबिलिटी के लिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है ये आपको देखना है, और सेम पॉसिबिलिटी के लिए इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहा है, तो ऐसे आपको ये मैच कराना है, ठीक है ना? तो अगर आप ये बात ध्यान में है, तो क्यों दो ट्रूथ टेबल बना रहे हो? क्योंकि ये अगर इंटरचेंज हो जाता है दूसरे ट्रूथ टेबल में तो गलती हो जाएगी। उससे अच्छा है कि दोनों में भी PQ है और दोनों में भी सेम पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार यहाँ पर P इंप्लाइज Q का एक कॉलम बनेगा, और नेक्स्ट आपको नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, नेगेशन ऑफ P बना दो, और नेक्स्ट कॉलम बनेगा नेगेशन ऑफ P और Q का। स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम कैसे बनाते हैं ट्रूथ टेबल में बताऊंगा आपको, है ना? तो अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर बताया गया है कि लास्ट कॉलम एंट्री मतलब क्या, ये इस स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट कॉलम मतलब ये वाला, इसके अंदर क्या एंट्रीज आ रही है ये, और इस स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट कॉलम ये, सो ये एंट्रीज इस तरीके से मैच होती है, मतलब यहाँ पर भी अगर T आता है, यहाँ पर T आता है, यहाँ पर T और यहाँ पर T आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो जब भी आपको दो स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है, तो ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं, हम उनके दोनों के भी ट्रूथ टेबल्स निकालते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव एंट्री चेक करते हैं। तो अगर रिस्पेक्टिव एंट्री सेम आती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अगर नहीं आती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये हुआ लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में। एक और चीज से लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव किया जा सकता है, ठीक है? कैसे? देखिए, जब आप S1 निकाल रहे हो और S2 का ट्रूथ टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर अगर S1 डबल इंप्लीकेशन S2 निकालते हो और इसको निकालने के बाद में अगर इसका ट्रूथ वैल्यू का जो एंट्रीज है वो अगर सारी की सारी T आ जाती है, तो भी आप बोल सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो ये एक और तरीका है, लेकिन मैं अभी आपको ये इसको हटा दो, इसको मत ध्यान में ले लो, कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम इसके एग्जांपल देख लेंगे फिर मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जब आपको ये चीजें सारी अच्छे से ध्यान में बैठेगी तो ये चीज और आप डाइजेस्ट कर सकेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है
कि दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं, जब लास्ट एंट्रीज उनके ट्रुथ टेबल की लास्ट एंट्रीज जब मैच करेंगे, ठीक है, तब वो लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेगा और उसको डिनोट करेंगे हम इस तरीके से। अब ये जो टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी है, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, कॉन्टिंजेंसी थर्ड है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो देखो बेटा आपका स्टेटमेंट पैटर्न है, तो आपके स्टेटमेंट पैटर्न को ही आप टॉटोलॉजी कब कहेंगे, फिर आप टॉटोलॉजी कब कहेंगे, फिर आप कॉन्ट्रडिक्शन कब कहेंगे, और आप उसको कॉन्टिंजेंसी कब कहेंगे। तो ये ऐसा ही है कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट्स इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कौन सा वाला एजुकेशन ले रहा है उसके ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसने एजुकेशन अगर इंजीनियरिंग वाला लिया है तो उसको हम इंजीनियर कहेंगे, अगर मेडिकल वाला लिया है तो डॉक्टर कहेंगे, और एलएलबी वगैरह किया है तो उसको वकील कहेंगे, एडवोकेट कहेंगे। तो जैसे ये वहां पर होता है उसी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न है, उस स्टेटमेंट पैटर्न को आप टॉटोलॉजी कब कहोगे, उसी किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न को आप कॉन्ट्रडिक्शन कब कहोगे, और किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न को आप कंटिजेंसी कब कहोगे। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, तो जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है उस स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर सारी की सारी ट्रू आती है, टी 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 टी, तो उसको कहा जाता है टॉटोलॉजी। अगर सारी एंट्रीज लास्ट कॉलम की किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न की अगर फॉल्स आती है, तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑल एंट्रीज in the last column of truth table are true, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी। और ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, देखो इतना पार्ट सेम है इसका, आर फॉल्स, तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन, और इसको दूसरा नाम भी है फैलेसी, इसको फॉलेसी फैलेसी क्या उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए, तो इसको फॉलेसी भी कहा जाता है। तो बस आपको क्या करना होता है, तो स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा और आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग इसको प्रूव करो कि ये टॉटोलॉजी, या फिर बताइए डिसाइड कीजिए कि ये टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट पैटर्न का पूरा ट्रूथ टेबल भरेंगे और लास्ट कॉलम में देखेंगे कि सारे ट्रू आ रहे हैं तो आप बोलेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है, मतलब हम लोग उसको टॉटोलॉजी बोल सकते हैं। फिर आप देखेंगे अगर पूरे के पूरे फॉल्स आ रहे हैं तो आप बोलेंगे ये फैलेसी है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। और तीसरा केस होता है कि जिसमें ना सारे के सारे ना तो ट्रू होते हैं ना ही सारे के सारे फॉल्स होते हैं। तो मतलब कोई एक स्टेटमेंट पैटर्न ऐसा हो सकता है कि जिस स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर आपके लास्ट कॉलम की एंट्रीज टी टी मतलब सारे ट्रू नहीं होने चाहिए और सारे फॉल्स भी नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए अगर 8 रो वाला आपका स्टेटमेंट पैटर्न है तो इसके अंदर 8 रो में 7 रोज ट्रू हो सकती है लेकिन कम से कम एक फॉल्स होना चाहिए, तब जाके आप उसको कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। तो सिंपली कॉन्टिजेंसी क्या है कि जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स दोनों भी आते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, उस स्टेटमेंट पैटर्न को कहा जाता है कॉन्टिजेंसी। अब इसको एक और आयाम से हम देखते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न को जब आप टॉटोलॉजी कहते हो तो उसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में बताया कि कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न को टॉटोलॉजी तब कहा जाता है जब उसकी लास्ट एंट्रीज में सारे वैल्यूज ट्रू आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक स्टेटमेंट पैटर्न लेता हूं P और निगेशन ऑफ P। अब इसका अगर मुझे ट्रूथ टेबल निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, P एक स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ P दूसरा स्टेटमेंट है, और मुझे इन दोनों का क्या करना है, डिसजंक्शन लेना है। अब एक ही स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। और उसी स्टेटमेंट का निगेशन क्या, जब वो ट्रू होता है तब उसका निगेशन फॉल्स होगा, और जब वो फॉल्स है तब उसका निगेशन ट्रू होगा। अब आपको इन दोनों को और से जोड़ा गया, तो आपको पता है जब भी दो स्टेटमेंट को और से जोड़ा जाता है तो दोनों से एक भी अगर ट्रू रहा तो ट्रू रहता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू बनेगा, यहाँ पर दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू बनेगा। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न में लास्ट कॉलम की एंट्रीज आई है ट्रू, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न बन गया टॉटोलॉजी। अब यहां पर आपको ये समझ में आता है कि आपका ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है तो ये हमेशा ट्रू वैल्यू ही देने वाला है, ये हमेशा ट्रू होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट।
इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज कुछ भी रहने दो, चाहे दोनों फॉल्स रहो, चाहे दोनों ट्रू रहो, चाहे दोनों कुछ भी रहो, ये स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू ही रहेगा हमेशा। समझ रहे हो बात को? तो जब भी ये कहा जाता है कि कोई स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्टेटमेंट पैटर्न के कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मायने नहीं रखता है। उस स्टेटमेंट पैटर्न के कंपोनेंट स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू कुछ भी अगर आता है तो भी वो स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू ही वैल्यू देगा, अगर वो टोटोलॉजी है तो। ठीक है ना? मतलब उस स्टेटमेंट पैटर्न का जो फाइनल वैल्यू निकलेगा दैट विल बी ट्रू। और अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्रडिक्शन होता है, अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न को आप कॉन्ट्रडिक्शन कहते हो या फिर फैलेसी कहते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर आप चाहे सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट के वैल्यू ट्रू डाल दो, लेकिन फिर भी उसका जो सभी का मिला के जो फाइनल वैल्यू निकलेगा दैट विल बी द फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्रडिक्शन है तो। और कॉन्टिजेंसी का तो कोई बता नहीं सकते, है ना, उससे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब समझ में आया आपको कि स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी कहा जाता है, मतलब उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कुछ भी रहने दो, फाइनल वैल्यू ट्रू ही आना है। और जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तब उसके स्टेटमेंट पैटर्न कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कुछ भी रहने दो, उसका फाइनल वैल्यू फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो ये था बेटा सब कुछ आज का जो नया टॉपिक था हमारा, स्टेटमेंट पैटर्न का मतलब, उसके ट्रूथ टेबल्स कैसे निकालने हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीजेंसी का मतलब। ठीक है, एक बार टाइम देख लेता हूँ, तो अभी तक तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो सारी चीजें देखी है तो इन सभी का एक एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाता हूँ सॉल्व करके, और फिर हम लोग मैं इसको अभी पॉज करता हूँ और क्वेश्चंस लिखता हूँ एक्सरसाइज से। ठीक है ना? चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये सीख गए निकालना तो फिर आगे के क्वेश्चंस बस फॉर्मेलिटी बन जाती है। क्यों? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। नीचे 10 स्टेटमेंट पैटर्न दे रखे हैं अलग अलग, और हर स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आपको ट्रूथ टेबल निकालना है। ठीक है, अब अगर एक बार आप ट्रूथ टेबल निकाल लेते हो तो उसी से फिर डिपेंड करते हैं आगे के क्वेश्चन। जैसे यहां पर सीधा सीधा ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बोला है, अब अगर अलग तरीके का क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाएंगे कि नीचे स्टेटमेंट पैटर्न दिए है, वो टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, बताइए। अब अगर इस सवाल का जवाब देना है तो आपको दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्टिजेंसी में आप डिवाइड कीजिए या फिर बताइए कि क्या है इनमें से, तो आपको ट्रूथ टेबल निकालना ही है। तो आपको सीधा कभी भी ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं लेकिन सीधा नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बेसिक है। ट्रूथ टेबल तो आपको निकालना आना ही चाहिए, तो वो क्या पूछते हैं आपको, या तो लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए बताते हैं, या फिर ये पूछते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है या नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं, कॉन्टिजेंसी है या नहीं। तो ये आता ही है उसके अंदर, इसलिए ट्रूथ टेबल निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए स्टेटमेंट पैटर्न का खासकर, क्योंकि स्टेटमेंट पैटर्न में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, तो वो आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं, हमारे सामने स्टेटमेंट पैटर्न है P इंप्लाइज Q, इसको ब्रैकेट में दिया है एंड Q, और इसको बड़ा ब्रैकेट देके इसको इंप्लाइज P है। अब सबसे पहले बेटा यहां पर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ रोज, ट्रूथ टेबल के लिए नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अब आपको पता है नंबर ऑफ रोज किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2n होता है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स है, P Q Q P, मतलब दो ही स्टेटमेंट है P एंड Q, सो 2 दैट इज 4 आएंगे रोज। और बात करेंगे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो कॉलम्स कितने बनेंगे, तो दो स्टेटमेंट्स है और कनेक्टिव कितना है, 1 2 एंड 3 कनेक्टिव, सो टोटल बनेंगे 5 कॉलम। तो आप जब इसका, अब ये मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि बहुत बार जब आप कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, रोज को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलम अगर आप सही नंबर ढूंढते हो तब आपका गलती से भी एक कॉलम नहीं रह सकता। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि दो स्टेटमेंट है, तो P एंड Q दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं P एंड Q, अब कितने रोज बन रहे हैं, 4 रोज। तो आपको पता है वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू ट्रू TF FP एंड FF, ये वो 4 पॉसिबिलिटीज है, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहां से आगे कैसे जाना है,
तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को, ठीक है ना। तो P इंप्लाइज Q पहले आएगा, फिर इसका जो भी नतीजा आएगा उसको इसके साथ में आपको भिड़ाना है। तो मतलब इसको उसको जोड़ दिया है एंड से Q के साथ में, तो आपको ये लेना है, मतलब आप क्या लेंगे P इंप्लाइज Q एंड Q। फिर नेक्स्ट इस सब को इसके साथ में इंप्लीकेशन में लिखना है। तो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा ये पूरा ब्रैकेट, दैट इज P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। ये आपका पूरा कॉलम बनेगा, फिफ्थ कॉलम। तो ये बन गया आपके 4 रोज, और ये है आपका 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कॉलम। समझ आई बात कैसे बनता है। अब यहां से आगे P और Q दिया है आपको, तो हर रो के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है। तो P इंप्लाइज Q क्या होता है आपको पता है, P इंप्लाइज Q तो TT रहेगा तो T आएगा, T इंप्लाइज T आता है, T इंप्लाइज F क्या आता है, F आता है, और इन दोनों केस में भी ट्रू आता है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको P इंप्लाइज Q इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो एंड Q करना है। तो ये कॉलम है आपका P इंप्लाइज Q का, और Q का कॉलम क्या है ये। अब इन दोनों के बीच में एंड लगा रखा है, तो आपको इन ट्रूथ वैल्यूज के बीच में एंड लगा के क्या आपका आउटपुट आएगा वो देखना है। सो दे समझ रहे हो ना आप, सबसे पहले ये इसका कॉलम ये और इसका कॉलम ये, और इन दोनों के बीच में है एंड, सो T एंड T, ठीक है। सो T एंड T क्या होगा T, क्योंकि एंड में क्या होता है अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब F एंड F क्या होगा, दोनों फॉल्स है और बीच में एंड है तो F ही आएगा। फिर T एंड T क्या होगा T, और F एंड T क्या होगा F, ठीक है। तो ये इसका बन गया। अब आगे बढ़ना है आपको, ये कॉलम का ट्रूथ वैल्यू क्या है ये यहां पर दिया हुआ है, और इसका इंप्लीकेशन आपको करना है P के साथ में, ठीक है। तो अब यहां पर अच्छे से ध्यान देना है आपको कि पहले इस कॉलम का ट्रूथ वैल्यू आएगा और इंप्लाइज P का ट्रूथ वैल्यू आएगा। तो इस कॉलम का ट्रूथ वैल्यू ये यहां पर है, फोर्थ कॉलम में, सॉरी इस वाले कंपाउंड सेगमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहां पर है, तो इसको लेना है, और इंप्लाइज P का स्टेटमेंट है तो इसको पहले लेना है। यहां पर देख रहे हो आप, इसको पहले लेना है। सो T इसको क्या होगा T, इसका ट्रूथ वैल्यू T इंप्लाइज P का इसी रो में क्या है ट्रूथ वैल्यू T, सो T इंप्लाइज T क्या आएगा, T इंप्लाइज T क्या होता है T होता है। नेक्स्ट इसमें आप देखो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए F इंप्लाइज यहां पर देखिए T, तो F इंप्लाइज T भी क्या होता है ट्रू ही होता है। तो आप एक पेंसिल से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना नहीं, इसको पेंसिल से लिखो, लेकिन तब तक तो आप इसके अंदर मास्टर बन जाओगे, है ना। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इंप्लीकेशन आता है, देखो एंड और में आप किसको पहले लेते हो कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर हमने देखा P इंप्लाइज Q एंड Q है, तो आपने T एंड T कहा क्या और T एंड T कहा क्या, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट में। लेकिन यहाँ पर इसका ट्रूथ वैल्यू इंप्लाइज इसका ट्रूथ वैल्यू आना चाहिए, तो पहले आपको ये ट्रूथ वैल्यू लेना है, इंप्लाइज आपको P का ट्रूथ वैल्यू लेना है, फिर आपको इसका ट्रूथ वैल्यू लेना है, फिर इंप्लाइज ये ट्रूथ वैल्यू लेना है, फिर आपको इसका ट्रूथ वैल्यू लेना है, इंप्लाइज ये ट्रूथ वैल्यू लेना है, इसका ट्रूथ वैल्यू लेना है, फिर इंप्लाइज ये। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसका नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यू क्या है T, और इसी के रो में P का ट्रूथ वैल्यू क्या है F, सो T इंप्लाइज F। अब ये क्या होता है F होता है, फिर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है F इंप्लाइज यहाँ पर क्या है F, तो F इंप्लाइज F होता है T। सो फिर आप एक बार ये लिख लिया तो आप इसको हटा दो, तो ये आपका फाइनल बन गया। सो इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकता है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो इसका ट्रू इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होगा, जब P आपका ट्रू होगा और Q आपका ट्रू होगा। फिर इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब हो सकता है, जब आपका P T होगा और Q F होगा, मतलब इस पॉसिबिलिटी में भी ये ट्रू हो सकता है। तो ये चीजें आपको इससे समझ में आती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आपको पूछा जाता कि डिसाइड वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूएंसी, तो आपका आंसर क्या रहता है कॉन्टिन्यूएंसी। क्यों, क्योंकि लास्ट कॉलम की एंट्रीज आप देख रहे हो, लास्ट कॉलम मतलब इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू जहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है, तो वो आप चेक करते हो तो आपको क्या मिलता है, सारे के सारे ना तो ट्रू है, सारे के सारे ना तो फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स का मिक्सअप है, तो ये कॉन्टिन्यूएंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया है।
तो अगर आपको यही पूछा था यहाँ पर कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, तो ऐसे अगर आप इसका ट्रूथ टेबल निकालते हो बेटा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सीईटी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ इस स्टेटमेंट दिए गए इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए इसके ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम की एंट्रीज क्या रहेंगी, और फिर ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, ऑप्शन इस तरीके से दिए होते हैं, और उन ऑप्शंस में एक ये वाली एंट्री रहती है, जैसे टी टी एफ टी ऐसे दिया हुआ है, फिर ऊपर कुछ भी दिया हुआ रहेगा ऐसे, या फिर टी एफ ऐसे कुछ भी। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना होता है ट्रूथ टेबल निकाल के। ठीक है, तो एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ट्रूथ टेबल निकालना आना ही चाहिए, और इसको इसके अलावा और किसी मेथड से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न में लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है मेरा P implies negation of Q if and only if P implies Q। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, कितने स्टेटमेंट दिए हुए, 1 2, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है तो ये चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स आपको देखने हैं, तो स्टेटमेंट कनेक्टिव देखिए, 1 नेगेशन को भी पकड़ना है, 2 3 एंड 4। सो 4 लॉजिकल कनेक्टिव और 2 स्टेटमेंट्स कितने बन गए, टोटल 6 बन गए, तो एक कॉलम बढ़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको हटा देते हैं और फिर से ड्रॉ करते हैं। तो पी क्यू, फिर अब देखिए जब भी आप 2 स्टेटमेंट दिए हुए या फिर 3 स्टेटमेंट, कितने भी स्टेटमेंट दिए देने दो, अगर 2 स्टेटमेंट दिए तो दोनों को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में अगर आपको कहीं पर भी निगेशन वाला दिखता है, जैसे यहाँ पर निगेशन क्यू दिखा है, तो बिल्कुल निगेशन क्यू का तुरंत एक कॉलम बना लेना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में जाके आप कॉलम बनाएंगे इस वाले ब्रैकेट का, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। फिर आप कॉलम बनाओ पी इंप्लाइज क्यू का, और फिर लास्ट में कॉलम बनेगा इन दोनों के डबल इंप्लीकेशन का, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू डबल इंप्लीकेशन पी इंप्लाइज क्यू, ये लास्ट कॉलम होता है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कॉलम बने हैं, और रोज में टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ। ठीक है, अब निगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है, जो भी क्यू का ट्रूथ वैल्यू रहेगा उसके ऑपोजिट इसका निगेशन ऑफ क्यू होता है। मतलब क्यू अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ क्यू में आएगा फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ आएगा ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये बन गया निगेशन ऑफ क्यू। अब आपको लिखना है बेटा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या आता है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू है पी है। अब आपको ध्यान में कौन कौन से ट्रूथ वैल्यू लेनी है, देखो पी का ट्रूथ वैल्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू का ट्रूथ वैल्यू। तो अगर आपको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आता है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर पेंसिल से लिख के देखिए, P का ट्रूथ वैल्यू क्या है 2, इस रो के लिए ट्रू, एंड एज इट इज निगेशन ऑफ Q के कॉलम में इस रो में ट्रूथ वैल्यू क्या है F। सो T एंड F क्या होता है, एंड में आपको पता है अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये बन गया फॉल्स। तो इस तरीके से आपको देखना है, तो आप उंगलियां रख के कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो P एंड निगेशन ऑफ Q निकालना है, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की बात हो रही है, सो T एंड T की बात हो रही है, लगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो T एंड T, तो अगर दोनों ट्रू है तो एंड है तो ट्रू ही आएगा। फिर F एंड F की बात हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, F ही बन जाएगा क्योंकि दोनों फॉल्स है और एंड लॉजिकल कनेक्टिव। यहाँ पर F एंड T ये भी क्या बन जाएगा, फॉल्स ही बन जाएगा। तो एक बार आपने लिख लिया फिर आप इसको हटा भी सकते हो ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली ये जज नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली इसके अंदर जो भी दिया उस हिसाब से लिखो। फिर ये P इंप्लाइज Q तो आसान है, P इंप्लाइज Q मतलब इन दोनों की बात हो रही है, सो T इंप्लाइज T आपको तो ये याद ही है, T F T T आता है, सिर्फ इस केस में फॉल्स आता है बाकी केस में ट्रू। अब इस वाले कंपाउंड सेगमेंट का ट्रूथ वैल्यू डबल इंप्लीकेशन इस वाले का, तो फर्स्ट रो में P एंड निगेशन ऑफ Q कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, तो फर्स्ट रो में इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया है, इसको हटा दो अभी, इसका ट्रूथ वैल्यू है F, तो इसका ट्रूथ वैल्यू F डबल इंप्लीकेशन, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है 3, तो क्या आता है नतीजा, डबल इंप्लीकेशन में आपको पता है अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू, दोनों ट्रू है तो भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू, बाकी केस में फॉल्स,
तो यहाँ पर ये बनेगा फॉल्स। फिर क्योंकि ये दोनों कॉलम नजदीक है तो आप सीधा सीधा देख सकते हो टू टी डबल इंप्लीकेशन, इनके बीच में डबल इंप्लीकेशन है, तो टी डबल इंप्लीकेशन एफ क्या बनेगा, एफ ही बनेगा। एफ डबल इंप्लीकेशन एफ टी क्या बनेगा, ये भी एफ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये भी एफ। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट कॉलम की एंट्रीज क्या है, एफ 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 एफ, मतलब ये बन गया फैलेसी, और इस स्टेटमेंट पैटर्न को आप बोल सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन। समझ में आई बात। तो जब अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन की ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिन्यूसी, तो आप बता सकते थे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आता है ये। तो चलिए अब बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं ये भी इसी तरीके से होंगे। ठीक है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट्स बचे हैं मेरे पास, तो मैं क्या कर देता हूँ, जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स आए हैं उसको डिस्कस करता हूँ और बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न डिस्कस करता हूँ। तो बेटा अब ये तो सिमिलर टाइप के है, तो अब आपको खुद को प्रैक्टिस करने के लिए इन एग्जाम्पल का आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वे से आपको सोचना है। चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ 3 स्टेटमेंट वाला कैसे रहेगा। कोई भी एक बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये 8th वाला जो है बड़ा दिख रहा है और 3 स्टेटमेंट भी इसके अंदर। तो 8th के अंदर स्टेटमेंट पैटर्न है आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, फिर डबल इंप्लीकेशन P एंड Q इंप्लाइज R। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है तो 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो P Q R ये 3 स्टेटमेंट्स आएंगे। सो T T T T T F T F T, समझ रहे हो ना। पहले पूरे टी लिख दो, फिर लास्ट से एक एक टी हटाते आओ हर रो में। मतलब सेकंड में क्या किया, लास्ट वाला टी हटाया उसकी जगह एफ लिखा, फिर इस बीच वाला टी हटाया उसकी जगह एफ, फिर पहले वाला टी हटाएंगे उसकी जगह एफ, और बाकी बचे दोनों जगह पर टी। फिर ऐसे ही एफ 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 लेके करना है, एफ 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 लिया, फिर इन दोनों को एज इट इज रखा, लास्ट का सिर्फ चेंज किया टी, फिर पहले और लास्ट को एज इट इज रखा और बीच वाला चेंज किया टी, फिर पहला चेंज किया और दूसरे दोनों को एज इट इज रखा। इस तरीके से ये 8 एंट्रीज बन जाएगी डिफरेंट। तो ये 3 कॉलम्स है आपके और ये 8 एंट्रीज बन चुकी है आपकी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कॉलम क्या लिखना है। बहुत से बच्चों को कॉलम में कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे अलग अलग कॉलम्स को समझ लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पहले पार्ट को सोचिए। अब ये पहला पार्ट कितने डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव से बना है, तो सबसे पहले इसके अंदर के और एक ब्रैकेट दिख रहा है उसको आप देखिए। तो सबसे पहले तो आपको तो इसको बनाना पड़ेगा, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके साथ उसका इंप्लीकेशन लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, Q इंप्लाइज R लिखना है। सो ये Q इंप्लाइज R का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, फिर एक बार ये बन गया, फिर इन दोनों को कंसीडर करो, तो P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R का नेक्स्ट कॉलम बन रहा है। ठीक है, अब इसका बात खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर फिर से एक छोटा ब्रैकेट है, तो P एंड Q, फिर इसका एक बनेगा P एंड Q का। क्रॉस जा रहा है क्या, कैसे बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो P एंड Q का बन गया। अब P एंड Q को P एंड Q इंप्लाइज R का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे बड़ा लास्ट कॉलम बनेगा ये पूरा, सबसे लास्ट वाले कॉलम में आपको लेना पड़ेगा इस पूरे को। सबसे लास्ट कॉलम में क्या किसको लेंगे आप लोग, इस पूरे को लेंगे, दैट इज P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R डबल इंप्लीकेशन P एंड Q इंप्लाइज R। अब इसको करना कैसे, सेम तरीके से करना है। आपको Q इंप्लाइज R फाइंड आउट करना है, तो Q इंप्लाइज R ये ट्रू होगा, इस केस में ये फॉल्स होता है, फिर इस केस में ट्रू है, इस केस में ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है। तो आपको बस Q इंप्लाइज R मतलब इन दो कॉलम्स को ही आपको देखना है और ज्यादा देखना नहीं। ठीक है, फिर P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, तो Q इंप्लाइज R का कॉलम आपके पास है और उसके पहले P है, तो अब आपको जब इसके ट्रूथ वैल्यूज निकालने हैं तो P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, तो T इंप्लाइज T क्या होता है T, फिर T इंप्लाइज F क्या होता है F, T इंप्लाइज T क्या होता है T। इस तरीके से आपको सोचना है, इसलिए मैंने कहा था कि पेंसिल से लिखने की आदत डालो शुरुआत में। फिर P एंड Q का तो आपको पता है सेम आएगा, बस 8 रोज के लिए। फिर P एंड Q का इंप्लीकेशन लेना R के साथ में, तो पहले इसको कंसीडर करो बाद में ये। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए टाइम खत्म होते आ रहा है,
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में सारी चीजें समझ में आई है, और मुझे मैसेज करके बताओ कि अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और भी एग्जांपल लिए जाए, ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकालना इतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। इतने एग्जांपल से आप लोग आराम से समझ पाओगे। तो बस प्रैक्टिस करना है, कम से कम इस 10 का करो। देखो एक बार तो भी कम से कम एक्सरसाइज सॉल्व करो, इसके अंदर और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सारे टाइप के एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको क्या क्या करना है तो एक एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर उस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। बाकी बचे हुए एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए रहेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। गुड बाय।